सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा दोस्तों। यहां तक कि उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना से कई सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश गुजरात पहुंच गए दोस्तों, जहां पर उन सभी को रिजॉर्ट में रखा गया है। बताएंगे आपको। इसके बाद शिव सैनिकों ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर अपने विधायकों को खोजने में अभियान चलाया दोस्तों, जिसमें 2 विधायकों को पकड़ा गया है। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट बताएंगे आपको, कैसे गुजरात से भाग गया शिवसेना का एक और विधायक। तो धीरे धीरे करके मामला और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर शिवसेना में हुए बगावत के मामले को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी बड़ा बयान देते हुए भाजपा के साथ सीधी लड़ाई लड़ने का किया है ऐलान दोस्तों। इसी बीच आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी भी काफी अलर्ट हो गई है। कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को जल्दी से महाराष्ट्र पहुंचने के लिए कहा गया है दोस्तों। इसी बीच आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार का कर दिया गया है ऐलान। वहीं पर नुपुर शर्मा के विवाद के मामले को लेकर एक बड़ा टिप्पणी देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने दिया है। बताया है कि इस बयान से कितना हुआ है नुकसान दोस्तों। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जब तक महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर शरद पवार का हाथ है, तब तक भारतीय जनता पार्टी का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी। महाविकास आघाड़ी गठबंधन अपनी सरकार को लगातार शरद पवार के समर्थन से चलाता रहेगा। अगर आप भी इस बात का करते हैं समर्थन और मानते हैं कि शरद पवार बड़े चाणक्य नेता के तौर पर है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों। इसी के साथ में रास्ते में हो रहे इस तरीके के कांड को आप किस तरीके से समझते हैं? क्या अग्निपथ योजना को लेकर जो प्रचंड विरोध चल रहा है उससे डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही है, या फिर कुछ और बातें हैं दोस्तों? आप लोग को जो कुछ भी लगता है लिखकर जरूर बताइएगा। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको लोगों को पता चल गया होगा कि महाराष्ट्र के अंदर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता नाना पटोले ने बयान देते हुए कहा कि हमारे सारे के सारे विधायक हमारे साथ में है, शिवसेना के साथ हम खड़े हैं। हम सरकार बनाने के लिए पुरजोर तरीके से जैसे शिवसेना के साथ में पहले खड़े रहे हैं आगे भी खड़े रहेंगे। आपको दोस्तों सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के 18 के आसपास विधायक भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश गुजरात में पहुंच गए दोस्तों, और गुजरात के अंदर एक होटल से इन विधायकों की मौजूदगी को लेकर लोकल रिपोर्टर्स ने जब जानकारी दी, उसके बाद से महाराष्ट्र के अंदर जबरदस्त हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी के सारे नेताओं और विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि तकरीबन 18-20 के आसपास विधायक से संपर्क नहीं हो पा रहा है दोस्तों, जिसके बाद अंदेशा जाहिर किया जाता कि ये सारे के सारे लोग सूरत में पहुंच गए हैं। और बाद में जब उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे से शिवसेना संपर्क नहीं साध पाई, उसके बाद मामला पूरी तरीके से क्लियर होने लगा और ये बात स्पष्ट हो गई कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही इन विधायकों को गुजरात पहुंचाया गया है दोस्तों। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में मुलाकात की खबरें सामने आ रही थी। सुबह से ही लेकर लगातार इस मामले को लेकर बयानबाजी का दौर जारी रहा, जिसके बाद एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हुए अपना समर्थन देने की बात कही है। वहीं आपको बताते चले कि ये बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से एक लेटर लिखा गया है, जिसमें उद्धव ठाकरे से कहा गया कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में उनका सपोर्ट करते हैं, तभी वो अपने सारे विधायकों को ले जाकर वापस से महाराष्ट्र पहुंचा देंगे, वरना पार्टी के अंदर कूप किया जाएगा, पार्टी के अंदर फूट डाली जाएगी। इस तरीके से जानकारी दी जा रही है दोस्तों। कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, ये खुले तौर पर सामने आ गया है। और ऐसे में इस बात को इस खबर से भी जोर मिला है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए फडणवीस की पत्नी ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि एक था कपटी राजा। इसके बाद थोड़ा समय बीतने के बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया है, जो साफ तौर पर इस बात का इंडिकेशन देता है कि कहीं न कहीं बीजेपी और शिवसेना साथ में आने के लिए नहीं चाहते कि कोई ऐसा बयान हो जिससे दोनों के बीच में मतभेद और ज्यादा बढ़ जाए, और इसीलिए शायद इसको डिलीट करवाया गया होगा। आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर शिवसेना में बगावत के बीच में महाराष्ट्र कांग्रेस में हलचल है दोस्तों। पार्टी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले, कहा हमारे संपर्क में हमारे पूरे के पूरे 44 विधायक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग हमारे गठबंधन के समर्थन में आज भी खड़े हैं। इसी बीच आपको बता दें कि तकरीबन 20 से 22 विधायकों से संपर्क शिवसेना के नेताओं का नहीं हो पा रहा था, जिसमें दोस्तों 2 ऐसे विधायक हैं जो एक होटल के अंदर पाए गए हैं, जिन्हें शिव सैनिकों ने ढूंढा है, यानी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने ढूंढा है, उस होटल से उनको बाहर निकाला है और सीएम उद्धव ठाकरे के घर पर लेकर गए हैं। कुल मिलाकर इन दोनों विधायकों को भी गुजरात भेजने की तैयारी चल रही थी, लेकिन उससे पहले शिव सैनिकों ने ढूंढ कर निकाल लिया है। एक और बड़ी खबर ये आ रही है दोस्तों कि सूरत से एक विधायक शिवसेना का एकनाथ शिंदे के गुट से भाग गया है दोस्तों। आपको बता दें कि शिवसेना के एक एमएलए एकनाथ शिंदे के गुट से भाग गया है, यानी गुजरात छोड़कर मुंबई पहुंच गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट ये है कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि उसके विधायकों में टूट फूट हो जाए, और इसीलिए दोस्तों मैदान में उतारा गया है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को। कमलनाथ आज महाराष्ट्र पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद पार्टी के सारे नेताओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी उनको दी गई है। देखते हैं किस तरीके से ये खबरें सामने आती है। जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। एक और बड़ी जानकारी ये है कि पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा और बीजेपी के ही पूर्व नेता नवीन जिंदल की ओर से की गई टिप्पणी के मामले को लेकर जिस तरीके से विवाद उपजा था दोस्तों, इस मामले को लेकर देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल
डोभाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस विवाद ने भारत की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित किया है। न्यूज एजेंसी ANI से मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत को लेकर कुछ गलतफहमियां फैलाई गई थी, जिसके कारण खाड़ी देशों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हमें उनसे बात करने और उन्हें मनाने की जरूरत है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी इस बात को मानते हैं कि भारत की छवि को नुकसान पहुंचा है बीजेपी के नेता के बयानों के कारण। दोस्तों, आप लोग की क्या कुछ राय है, लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर शिवसेना ने माना कि सरकार पर संकट है। संजय राउत बोले, कहा विधायकों को निकलने नहीं दे रहे बीजेपी के लोग। शिवसेना के नेता संजय राउत ने इसकी पुष्टि कर दी है कि पार्टी के कुछ विधायक एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और उनका उद्धव ठाकरे से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। राउत ने कहा कि शिवसेना के कुछ विधायकों और एकनाथ शिंदे फिलहाल संपर्क में नहीं है। महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भाजपा को यह याद रखना चाहिए कि महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश से बहुत अलग है। यहाँ पर इनको करारा जवाब दिया जाएगा। इसी बीच दोस्तों, आंदोलन के पीछे आतंकवादी है यानी अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं को लेकर भाजपा के एक और नेता ने बड़ा ही विवादित बयान दिया है। बीजेपी के मंत्री राम सूरत राय ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसके बाद अब भाजपा पुराने ढर्रे पर लौटती दिखाई दे रही है। यानी इससे पहले किसान आंदोलन को लेकर जो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों, उसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल फिर से किया जा रहा है। यानी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। लेकिन जब भाजपाइयों ने इससे पहले किसान आंदोलन में अपनी तमाम शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया, सत्ता की शक्ति का इस्तेमाल कर लिया, बदनाम करने की शक्ति का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उन्हें अंततोगत्वा झुकना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, अग्निपथ योजना में बीजेपी पुराने किसान आंदोलन से सीख लेने को तैयार नहीं है। किसान आंदोलन की तरह एक बार फिर से युवाओं को गंदी गंदी गालियां दी जा रही है, उनको आतंकवादी तक करार दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि सत्ता में बैठे लोगों का घमंड किस सातवें आसमान पर है, जहां से जनता उतारना भी जानती है। जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान उतारा था, तो एक बार फिर से भाजपाई इस तरीके के बेतुके बयान देना शुरू कर चुके हैं। देखते हैं यह आंदोलन और ज्यादा कितना आगे बढ़ेगा दोस्तों। और अग्निपथ योजना को लेकर विरोध कर रहे लोग इसे क्या अपने दिल पर लेंगे, क्या प्रतिष्ठा का आंदोलन मानेंगे? अगर ऐसा हो जाएगा तो कहीं न कहीं यह आंदोलन सफल भी हो जाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से जैसे किसान आंदोलन हुआ था वैसे ही लंबा आंदोलन चलने के बाद आखिरकार भाजपाइयों को झुकना पड़ेगा। और इसी तरीके की बयानबाजी भाजपाइयों ने शुरू कर दी है, तो अब किसान आंदोलन जैसी स्थिति भी आने वाले दिनों के अंदर देखी जा सकती है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर दोस्तों एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने घोषित किया है। JP नड्डा ने बताया कि संसदीय बोर्ड की बैठक में करीब 20 नामों पर चर्चा की गई। आदिवासी महिला नेता मुर्मू के नाम पर मुहर लगा दी गई है। आपको बता दें कि NDA के गठबंधन के उम्मीदवार की घोषणा को लेकर मंथन किया गया, जिसके बाद ये अपडेट सामने आई है। एक और बड़ी खबर यह है दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दिखाया गया काला झंडा। काफिला रोककर NSUI के कार्यकर्ताओं ने फेंकी स्याही। राहुल गांधी को ED की ओर से परेशान किए जाने के मामले को लेकर अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे NSUI के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जैसलमेर के अंदर काले झंडे दिखाए हैं। पोखरण हाईवे पर इस दौरान भारी तादाद में पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन कांग्रेस वर्कर किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने शेखावत पर काली स्याही भी फेंकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मंगलवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर पहुंचे हुए थे। उन्होंने वहां पर लोगों के साथ में योग किया। जैसलमेर से जोधपुर जाते समय NSUI के कार्यकर्ताओं ने उनको काले झंडे दिखाए और गाड़ी पर काली स्याही फेंक दी। मामले से जुड़े लोगों का कहना था कि कांग्रेस वर्कर पहले ही पोखरण हाईवे पर डटे हुए थे और जिस तरीके से उनका काफिला गुजरा है उसके बाद उन्होंने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक और बड़ी अपडेट दोस्तों ये है कि रामपुर के अंदर बाई इलेक्शन को लेकर चुनाव प्रचार प्रसार के पूरे मामले थम चुके हैं। यानी बीते दिन ही चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हुआ करता था और ऐसे में रामपुर से सपा के प्रत्याशी के समर्थन में रैली के दौरान आजम खान ने जेल में बिताए दिनों को याद करते हुए कहा कि जो मुन्ना बजरंगी के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता था। रैली में उनका दर्द छलका दोस्तों। उन्होंने कहा कि मुझ पर इतने केस हैं कि सरकार चाहे तो खड़ा करके गोली मार दे। उन्होंने कई सारी और बड़ी बातें कही है और विपक्षी नेताओं को साथ में निशाने पर लिया है। तो इसी के साथ में कई सारी ऐसी बातें बोली है जो काफी कंट्रोवर्शियल भी है दोस्तों। बताएंगे आपको आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है कुतुब मीनार और ताजमहल को लेकर। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट की माने तो संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, 24 जून को अग्निपथ योजना के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाया जाएगा दोस्तों। दरअसल देश भर के अंदर नौजवान और छात्रों के अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन को तूल देने की तैयारी चल रही है। उनके इस आंदोलन को अब देश भर के अंदर किसान संगठनों ने भी अपना समर्थन दे दिया है। देश भर में लगभग 500 किसान संगठनों के साझा मंच संयुक्त किसान मोर्चा ने सेना भर्ती की नई अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के राष्ट्रव्यापी विरोध को अपना समर्थन घोषित किया है दोस्तों। विरोध प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील करते हुए मोर्चा ने इस योजना को जवान विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी बताया है। मोर्चा की ओर से कहा गया कि जब तक केंद्र सरकार जय जवान जय किसान के नारे की भावना के मूल को नष्ट करने की कोशिश करेगी, तहस महस करने की कोशिश करेगी, तो ऐसे किसान आंदोलन जैसा हुआ था वैसा ही अब ये जवानों का आंदोलन होगा और किसान
जवान दोनों कंधे से कंधा जोड़कर खड़े हैं, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा इस शुक्रवार को 24 जून को देश व्यापी विरोध प्रदर्शन दिवस मनाएगा। यह फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की 7 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से लिया गया है। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट ये है कि ईडी ऑफिस से राहुल गांधी पूछताछ के बाद निकले हैं, जिसके बाद ये अपडेट आ रही है कि राहुल गांधी से अब पूछताछ नहीं की जाएगी, अगली तिथि अगली डेट नहीं दी गई है। वहीं पर दोस्तों एक और बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान बड़ी संख्या में सांसदों और विधायकों को दिल्ली पहुंचने के लिए एक बार फिर से रिपोर्ट तलब किया है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो कोई फैसला लेने से पहले हमारा पक्ष भी सुन लेते, अग्निपथ पर सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार। देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं के बीच में केंद्र सरकार भी अदालत पहुंची है। सरकार ने अपनी कैविएट याचिका दाखिल करते हुए कोर्ट से आग्रह किया है कि मामले में उनका पक्ष सुने बिना कोई आदेश जारी नहीं होना चाहिए। सशस्त्र बलों के केंद्र की अल्पकालिक भर्ती योजना अग्निपथ को चुनौती देने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई है। हालांकि सरकार ने अपनी कैविएट याचिका दाखिल करके कोर्ट से आग्रह किया है कि इस मामले पर उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश जारी न किया जाए। सशस्त्र बलों के नए स्कीम को लेकर दोस्तों ये बड़ी अपडेट है। इसी बीच एक और बड़ी खबर की माने तो अग्निकांड का जिहाद है ये। बीजेपी प्रवक्ता ने दावा किया तो इस पर एंकर भड़क गए और किसान आंदोलन को याद दिलाने लगे, यानी अग्निकांड करने का जिहाद बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता। दोस्तों किसान आंदोलन के साथ साथ अब अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं को लेकर भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल है। भाजपा का कोई एक नेता नहीं बल्कि एक तरीके का बयान 3-3, 4-4 नेता दे रहे हैं, जिसमें एक पैटर्न दिखाई पड़ता है। एक और अपडेट की माने तो अग्निपथ स्कीम को लेकर ये खबर है कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने कहा कि अग्निवीरों को वीरता पुरस्कारों के लिए पात्र बनाया गया है, यानी उनको भी पुरस्कार दिया जा सकता है। सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि 4 साल की नौकरी में वीरता दिखाने का कितना मौका मिलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो सपना सुरेश ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, सोना तस्करी की सीबीआई जांच की मांग की गई है। सपना ने हाल ही के अंदर मीडिया के सामने कुछ खुलासे किए, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि विजयन उनके परिवार के सदस्य और एलडीएफ के विधायक की जलील तस्करी के मामले में शामिल है। कुल मिलाकर दोस्तों ये काफी गंभीर मामला है। एक और बड़ी खबर की माने तो कांग्रेस के सभी विधायक के साथ हमारे हैं, लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। सिंधे के बगावत को लेकर नाना पटोले ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिस दौरान ये बातें उनकी तरफ से कही गई है। वहीं पर दोस्तों वरुण गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कभी मुकदमा तो कभी एनओसी न देने की धमकी देकर हम ही संवाद के रास्ते बंद कर रहे हैं। कोई नई योजना लागू करने से पहले रिक्त पड़े लाखों पदों को भरने का ब्लूप्रिंट छात्रों के साथ में साझा किया जाना चाहिए, यही वक्त की सबसे बड़ी मांग है। वरुण गांधी की तरफ से छात्रों के आंदोलन का कहीं न कहीं मुक्त तौर पर भी खुलकर दोस्तों नहीं बोल रहे हैं, लेकिन समर्थन जरूर दे रहे हैं और एक तरीके से उनका पक्ष भी काफी अच्छे तरीके से ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी उनको रहना है। बीजेपी के विरोध में कोई एक्टिविटी भी नहीं करनी है, क्योंकि उससे उनका सांसद का पद भी जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने ये बात भी ध्यान रखा है कि युवाओं की आवाज को लगातार उठाते रहेंगे और इसीलिए इस तरीके का बयान उनकी तरफ से दिया गया है। वहीं पर राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही थी और सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के नेता अलका लांबा रोने लगी। दोस्तों अलका लांबा के साथ बदसलूकी किए जाने के मामले को लेकर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि पुलिस को इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि कम से कम महिलाओं के साथ इस तरीके के व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मेरी गर्दन तोड़ने की कोशिश की गई। पूर्व विधायक अलका लांबा ने पुलिस कर्मियों को संविधान का पालन करने के लिए कहा और इस तरीके से जो हरकतें उनके साथ की गई है, धक्का मारा गया है दोस्तों, गिर भी गई हैं और कई सारी बातें उनकी तरफ से और खुलासे किए गए हैं। एक और बड़ी अपडेट की माने तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की ओर से जो कैंडिडेट उतारा गया है दोस्तों वो है विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा, जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। विपक्षी नेताओं की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने इसकी घोषणा की है। जयराम रमेश ने कहा कि हमने सर्वसहमति से फैसला किया है कि यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष का संयुक्त प्रत्याशी बनाया जाएगा और उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा भी दे दिया है। तो देखते हैं चुनाव किस तरीके का होता है दोस्तों, लेकिन एक बात तय है कि एनडीए गठबंधन के साथ अच्छा खासा बहुमत है। तो विपक्ष पार्टी यहाँ पर जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, अपने आप में सवालों के कई सारे गहराते हुए राज है। लेकिन अगर यशवंत सिन्हा जो बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता रहे हैं उनको एनडीए गठबंधन का सहयोग मिल जाता है, बीजेपी से भी कुछ वोटें टूटकर मिल जाती हैं, तो वो चुनाव जीत भी सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उनको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन से भी वोट आने चाहिए। एक और बड़ी खबर की माने तो बीजेपी वाले सूची जारी करे जो अग्निवीर योजना में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा जिस तरह अपने समर्थकों से अग्निवीर के तथाकथित फायदे गिनवाने में लगी हुई है, उससे अच्छा होगा कि भाजपा अपने उन सदस्य और समर्थकों की सूची जारी करे जो इस योजना के तहत अपने बच्चों को अग्निपथ योजना में भेज रहे हैं। प्रवचन देने से अच्छा है भाजपा खुद उदाहरण पेश करे, भाजपाई खुद उदाहरण पेश करे। देखते हैं दोस्तों किस भाजपाई ने अग्निपथ योजना के तहत अपने बच्चों को भर्ती कराने की तैयारी कर रखी है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो अखिलेश यादव आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में प्रचार करने नहीं गए, लेकिन कन्नौज के अंदर पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर देखते हैं इन उपचुनाव के नतीजे किस तरीके के रहते हैं दोस्तों। इसी के साथ में AK-47 बरामदगी के मामले को लेकर आरजेडी के विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई है दोस्तों, जिसके बाद उनकी विधायकी भी
भी जा सकती है। एक और बड़ी खबर की माने तो अग्निपथ योजना के समर्थन में आए रविशंकर, योग गुरु रामदेव और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग यानी धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी उन युवाओं पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है जो इस मामले में इस योजना का विरोध कर रहे हैं। और एक तरीके से बाबा रामदेव और रविशंकर 2014 के बाद से किसका सपोर्ट करेंगे ये दुनिया जानने लगी है। यानी अगर कानून नहीं भी आएगा तो भी आप लोग ये बता सकते हैं कि ये कानून का सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे, क्योंकि दोस्तों इट्स बिजनेस कहा जाता है मुहावरे में, जिसका सीधा मतलब है कि सबसे बड़ा बिजनेस होता है उसके बाद नैतिकता आती है। और इसी तरीके से दोस्तों बाबा रामदेव और रविशंकर ने 2014 के बाद से सारी स्कीम में भाजपा का सपोर्ट किया है। तो आप लोग जानते हैं इसके पीछे क्या है कारण। वहीं आपको बता दें कि आप लोग को याद भी होगा कि रविशंकर ने भी कहा था कि 40 रुपए का पेट्रोल बंटवाएंगे, 40 रुपए का पेट्रोल मिलेगा अगर नरेंद्र मोदी सरकार बन जाती है। तो इसी तरीके से रामदेव ने भी कहा था, लेकिन दोनों का बयान पूरी तरीके से जुमला निकला और उसके बाद दोस्तों उनके बिजनेस में काफी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। तो अब सरकार की स्कीम अग्निपथ योजना है दोस्तों, तो उसका सपोर्ट तो करेंगे, ये दुनिया जानती है। एक और बड़ी खबर की माने तो महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच में नवनीत राणा प्लेन से जा रही थी और इस दौरान उन्होंने एक तस्वीर साझा की है दोस्तों। प्लेन में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त उद्धव ठाकरे को लेकर भी कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर प्रशांत भूषण ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हटो, कुछ काम नहीं है क्या, कैमरे के सामने आगे आने लगते हैं, दिखता नहीं मैं फोटो आसन में हूँ। इस तरीके से प्रधानमंत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है जिस पर निशाना साध रहे हैं दोस्तों प्रशांत भूषण और नरेंद्र मोदी कैमरेमैन को फोटो खींचने के लिए कह रहे हैं। इस तरीके से आरोप लगाया गया है। एक और बड़ी अपडेट की रुख करते हैं जिसमें राजस्थान में मेरे साथ रहे विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी लेकिन कोई नहीं माना। अशोक गहलोत ने महाराष्ट्र के अंदर मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति को लेकर भाजपा का षड्यंत्र करार दिया है। वहीं आपको बताते चले कि एक और बड़ी अपडेट है कि गूगल एक काम नहीं कर सके जो उनकी याद का हो, ताजमहल लाल किला हमारे किस काम का है, कुतुब मीनार खुदकुशी करने के काम आता है। आजम खान की तरफ से दोस्तों इस तरीके का बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया गया है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा सीट पर पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा के लिए एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कई सारी बातें कही है। उन्होंने कहा कि मुगलों ने ताजमहल बनाया जो हमारे किसी काम का नहीं है, दिल्ली का लाल किला बनवाया उससे हमें कोई फैज हासिल नहीं है, आगरा का किला बनवाया उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कुतुब मीनार खुदकुशी करने के काम आता है लिहाजा वो हमारे यहाँ हराम है, उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से उन्होंने तंज कसते हुए ये बातें कही है। दोस्तों आप लोग इस बयान को किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर अखिलेश प्रताप सिंह की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया कि वे बेखौफ मुस्कुराने वालों से हर तानाशाह डरता है, यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर साझा की गई है। इस दौरान वो अपनी गाड़ी से जा रहे हैं दोस्तों ईडी की पूछताछ के बाद और मुस्कुराते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका गांधी, जिसको लेकर अखिलेश प्रताप सिंह ने ये तंज कसा है मोदी सरकार पर। एक और बड़ी अपडेट माने दोस्तों तो पीसीएस की परीक्षाएं ज्यादातर जगह लीक हो जाती है दोस्तों, इस तरीके कई मामले सामने आते रहते हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर पीसीएस का एग्जाम हुआ था। हालांकि छात्रों के लिए अच्छी बात ये रही कि पेपर लीक नहीं हुआ, किसी तरीके के असंगति का कोई मामला सामने नहीं आया। लेकिन दोस्तों एक बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया। दरअसल दोस्तों एक ऐसा सवाल पूछा गया था जिसको लेकर विवाद खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि मामला सामने आया है कि राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एमपीपीएससी की परीक्षाओं में कश्मीर पर विवादित प्रश्न पूछा जाना प्रसंग अपमानजनक है। विवादास्पद प्रश्न पूछे जाने को लेकर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि प्रश्न पत्र के अंदर इस सवाल का मार्क्स काउंट नहीं होगा दोस्तों, इसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, इसका मार्क्स काउंट नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि कश्मीर को लेकर एक विवादित ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा था जिसको लेकर अब विपक्षी नेताओं की और सभी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह मार्च, सीएम बघेल समेत सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, पुलिस ने हिरासत में लिया, बाद में छोड़ दिया। इस तरीके से लगातार संघर्ष कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सभी कर रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी को जिस तरीके से ईडी बार बार पूछताछ के लिए बुला रही है उसका विरोध किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर की माने तो शिवसेना के मिनिस्टर अनिल परब ईडी ऑफिस से बाहर निकले हैं 12 घंटे की पूछताछ के बाद और एक बार फिर से उनसे पूछताछ आज की जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों बार बार इस तरीके से पूछताछ की खबरें सामने आती रहती है जो अपने आप में कई सारे सवालों को जन्म देता है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के चयन को लेकर कई सारे लोग उनके समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि एनडीए गठबंधन को और ज्यादा समर्थन मिल जाए दोस्तों। इसी के साथ में हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी की तरफ से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। ऐसे में अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। जुड़े से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।